लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। राजनीतिक दलों के नेता तीसरे चरण के लिए शाम 6 बजे तक ही चुनावी प्रचार कर पाएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए पहले 2 चरण के मतदान के बाद अब तीसरे चरण के लिए मतदान की तैयारियां चल रही है। तो तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग होनी है और तीसरे चरण के चुनाव में 12 राज्य हैं, 94 सीटें हैं जहां पर वोट डाले जाएंगे। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश को सियासत का एक बड़ा केंद्र माना जाता है और यहां पर ही सबसे ज्यादा राजनीतिक प्रयोग होते हैं और इसलिए उत्तर प्रदेश को एक राजनीतिक प्रयोगशाला के रूप में भी देखा जाता है। तो फिलहाल कुछ ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं जिसमें आप ये जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि किस प्रदेश के कितनी सीटों पर वोटिंग होनी है 7 मई को, यानी कि तीसरे चरण के तहत। मध्य प्रदेश की बात करें 9 सीटों पर वोटिंग, बिहार की बात करें 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग और इसके अलावा बात करें छत्तीसगढ़ की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां 7 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। गुजरात की बात करें जहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां पर सबसे ज़्यादा 25 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। महाराष्ट्र की बात करें जहां पर गठबंधन में बीजेपी के साथ सरकार है, वहां पर 11 सीटों पर वोटिंग है। गोवा की बात करें 2 सीटों पर मतदान होगा। पश्चिम बंगाल की बात करें जहां पर टीएमसी की सरकार है, 4 सीटों पर वोटिंग वहां पर होनी है। असम की बात करें, असम की 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक की 14 सीटों पर मतदान होना है। तो किस प्रदेश में कितनी सीटों पर तीसरे चरण के तहत मतदान होना है, आपने आंकड़ा समझा, डाटा आपने देखा और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि तीसरे चरण में किन किन हॉट सीट पर मतदान होना है, जहां फिलहाल कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, ताकि आप और क्लैरिटी के साथ समझ पाएं और क्लियर आप समझ पाएं कि ग्राफिक्स के जरिए डाटा क्या इशारा कर रहा है, क्या संकेत दे रहा है। तो कांटे की टक्कर बरेली लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करना बेहद जरूरी है। जैसा कि हमने आपको बताया कि सियासत का बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश को माना जाता है। तो ये 2 चेहरे आप देखिए, छत्रपाल सिंह गंगवार, भारतीय जनता पार्टी ने इन पर विश्वास व्यक्त किया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने प्रवीण सिंह ऐरन। अब कुछ डाटा और कुछ जानकारी आपको बताते हैं। तो बरेली लोकसभा सीट के बारे में आपने देखा, अब बताते हैं आपको आंवला लोकसभा सीट के बारे में। तीसरे चरण में इस सीट पर भी वोटिंग होनी है। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मेंद्र कश्यप पर विश्वास व्यक्त किया है, तो समाजवादी पार्टी ने नीरज मौर्य को टिकट दी है। तो एक एक कर ग्राफिक्स आपको बता रहे हैं और अब आप ये देखिए, फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट अपने आप में काफी चर्चा में ये सीट रहती है। इसके पीछे अलग अलग कारण रहे हैं, अलग अलग फैक्टर रहे हैं। बात करते हैं प्रत्याशियों की। बीजेपी ने राजकुमार चाहर को टिकट दिया है, तो समाजवादी पार्टी ने नरेश उत्तम पटेल को टिकट दिया है। तो कांटे की टक्कर इन दोनों प्रत्याशियों के बीच में है। एक और सीट का डाटा आपकी टीवी स्क्रीन पर, फिरोजाबाद की बात हम करने जा रहे हैं। फिरोजाबाद लोकसभा सीट कांटे की टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी ने ठाकुर विश्वदीप सिंह पर विश्वास व्यक्त किया है, तो समाजवादी पार्टी ने अक्षय यादव को टिकट दिया है। तो चलिए, 4 आपने लोकसभा सीट देखी जो कि किसी ना किसी कारण से हॉट सीट बनी हुई है। अलग अलग कारण इसके पीछे है, अलग अलग फैक्टर इसके पीछे है। तो उत्तर प्रदेश को सियासत का बड़ा केंद्र माना जाता है, इसके पीछे कई वजह है और उत्तर प्रदेश को सबसे बड़ी राजनीतिक प्रयोगशाला भी कहा जाता है। इसलिए अलग अलग सीटों पर अलग अलग तरह की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है और अलग तरह का इशारा, अलग तरह का संकेत मिल रहा है। और इस बार बहेड़ी से विधायक छत्रपाल सिंह गंगवार को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने प्रवीण सिंह ऐरन को अपना उम्मीदवार बनाया है। छत्रपाल सिंह गंगवार के राजनीतिक सफर की बात अब आपको बताते हैं। तो बरेली लोकसभा सीट की बात आपको बता रहे हैं। तो बहेड़ी विधानसभा सीट से 2 बार विधायक वो चुने जा चुके हैं। उन्होंने 2007 में सपा के अताउर रहमान को और वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा उम्मीदवार नसीम अहमद को हराया है। और यह आंकड़ा एक बार फिर से आपकी टीवी स्क्रीन पर। आंवला लोकसभा सीट के बारे में अब आपको बात बताते हैं। आंवला लोकसभा सीट बीजेपी ने धर्मेंद्र कश्यप को अपना उम्मीदवार बनाया है। सपा ने नीरज मौर्य को यहां से टिकट दिया है। धर्मेंद्र कश्यप लगातार 2 बार से आंवला से सांसद हैं। बीजेपी ने तीसरी बार उन पर भरोसा जताया है। तो धर्मेंद्र कश्यप वर्ष 2009 में बसपा के टिकट से पहली बार विधायक बने थे और इसके बाद सपा में गए, तो वर्ष 2007 में दोबारा विधायक बने।
2013 में धर्मेंद्र भाजपा में शामिल हो गए, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें 2014 और 2019 में आंवला से लोकसभा का टिकट दिया। तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होगा। 12 राज्य हैं, 94 सीटें हैं। लेकिन बात यहां पर अगर विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश की करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश को एक सियासत की एक बड़ी प्रयोगशाला के रूप में देखा जाता है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं तो इसमें भी विशेष तौर पर, क्योंकि 10 सीटों पर तीसरे चरण के तहत मतदान होना है, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जो किन्हीं कारणों से हॉट सीट बनी हुई है। तो फिलहाल सीधा रुख करेंगे, यूपी संपादक प्रदीप विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो आपको बताएंगे पूरा डिटेल से कि यहां पर सियासी समीकरण क्या बने हुए हैं इन हॉट सीट को लेकर। प्रदीप विश्वकर्मा जी, क्योंकि 10 लोकसभा सीटों पर तीसरे चरण के तहत वोटिंग होनी है, क्या माहौल देखने को मिल रहा है? और खास तौर पर अब से कुछ देर पहले हमने दर्शकों को कुछ डाटा बताया कि किस पार्टी से कौन से प्रत्याशी हैं। हमने बात की आंवला लोकसभा सीट की, हमने बात की फिरोजाबाद की, हमने बात की बरेली लोकसभा सीट की। क्या माहौल आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, यह आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उत्तर प्रदेश एक राजनीतिक प्रयोगशाला है और यहाँ से जो निकल करके आता है उस प्रयोगशाला से, उसको पूरे देश में इम्प्लीमेंट किया जाता है, यूँ कह सकते हैं। अगर इन 10 सीटों की बात करें तो इन 10 सीटों में इस बार 2 उत्तर प्रदेश के मंत्रियों की साख दांव पर है। जयवीर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं डिम्पल यादव के सामने, तो वो एक बड़ी सीट है और डिम्पल यादव है तो की भी साख दांव पर है। क्या कौन किसको मात देगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। एक उत्तर प्रदेश के और मंत्री हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी साख दांव पर है। और दूसरे 2 और केंद्रीय राज्य मंत्री भी चुनाव लड़ रहे हैं। एक राम सिंह कठेरिया जो पूर्व में केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं, वो इटावा से चुनाव लड़ रहे हैं। इटावा हम जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, लंबे समय से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। मुलायम सिंह यादव जब तक थे वो उनकी यहाँ पर चूती बोलती थी, लेकिन पिछले 2 बार से भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के इस गढ़ को ढहा दिया है। जिस तरीके से अमेठी में राहुल गांधी को घेर दिया है, तो उसी तरीके से इटावा में भी समाजवादी पार्टी का किला पूरी तरीके से ढहा दिया है। वर्तमान में यहाँ से रामशंकर सिंह कठेरिया जो कि पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री थे, वो इस समय चुनाव लड़ रहे हैं और वो एक बार दोबारा से चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे। दूसरी ओर बात करें, एक केंद्रीय राज्य मंत्री की बात करें भूपेश बघेल की, वो आगरा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी भी साख दांव पर है कि क्या वो एक बार फिर से चुनाव जीत पाएंगे और चुनाव जीत करके जब केंद्र में सरकार बनी अगर, तो क्या वहां पर मंत्री बनेंगे, तो उनकी भी साख यहाँ पर दांव पर है। आगरा से वो चुनाव लड़ रहे हैं। उसके अलावा अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर पिछली बार 2 सीटें जीती थी। इस बार यादव परिवार के 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें अक्षय यादव हैं और खुद डिम्पल यादव है जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया की पत्नी है, और एक और यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं जो कि परिवार के हैं। तो उनके परिवार की भी साख यहाँ पर दांव पर है कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर क्या कर पाती है। ये काफी दिलचस्प है। आपने यह बरेली की बात की, बरेली का चुनाव भी बड़ा दिलचस्प है। बरेली में जो 10 बार के यहाँ पर सांसद रहे, विधायक रहे, गंगवार को का टिकट काट दिया गया है और कई बार केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, उनका टिकट काट करके उन्हीं की बिरादरी के दूसरे गंगवार को टिकट दिया गया है। क्या वो नाराजगी दिखाएंगे या हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी कैसे मैनेज करती है। जैसे कानपुर की हम बात करें, कानपुर में मुरली मनोहर जोशी चुनाव लड़ते थे, बड़ा चेहरा थे और पचौरी भी यहाँ से चुनाव लड़ते थे, लेकिन जोशी को मार्गदर्शक मंडल में डाला गया है। और उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास यहाँ पर नजर रहती है कि कोई दूसरा यहाँ से चुनाव ना जीत पाए, दूसरी पार्टी यहाँ से चुनाव ना जीत पाए। और यही कारण है कि कल उन्होंने एक बड़ा रोड शो किया। तो ये प्रधानमंत्री मोदी एक एक चीज का ख्याल रखते हैं, कहाँ अपनों को निपटाना है, कहाँ विरोधी पार्टी को निपटाना है, ये उनके चीज रहती है और उसके हिसाब से काम करते हैं। तो तीसरा चरण आज का बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि तमाम लोगों की साख आज दांव पर है और ये चरण तय कर देगा कि यादव लैंड जहां पर ये लड़ा जाएगा, क्या वो यादव अपना ये गढ़ बचा पाएगा कि नहीं। आपने यह एक बहुत शानदार बात की, ये एक चुनावी प्रयोगशाला है। इटावा की बात करें तो इटावा भी चुनावी प्रयोगशाला रहा है। माननीय कांशीराम भी यहाँ से चुनाव जीत कर गए थे। इससे पहले वो तमाम जगह से चुनाव लड़े, वो चुनाव नहीं जीत पाए,
लेकिन मुलायम सिंह यादव ने उनको इटावा से चुनाव लड़वाया और वो पहली बार 1991 में सांसद बने और यहीं से चुनाव जीत करके गए। तो तमाम राजनीतिक प्रयोग यहाँ पर होते रहते हैं और उन्हीं प्रयोगों को आगे बढ़ाया जाता है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस बार इस प्रयोगशाला से क्या नई चीजें निकलती हैं। लेकिन एक चीज हम आपको और बता दें अपने दर्शकों को कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने बहुत जोश से आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और उनको चुनाव की कमान संभाली थी। लेकिन उनके एक भाषण से पूरा माहौल बदल गया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आतंकवादी पार्टी करार दिया और उसके बाद से उनकी सारी रैलियां कैंसिल कर दी गई हैं। वो दिल्ली चले गए हैं, वो कहाँ है उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो एक ये भी बड़ी प्रयोगशाला है कि क्या आकाश आनंद की राजनीतिक का करियर जो है वो समाप्त हो गया है या आगे कैसे होगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण सूचना से अपने लोगों को अवगत करा दें यह कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो बहुजन समाज पार्टी से निकल करके आए हैं, समाजवादी पार्टी में गए थे, भारतीय जनता पार्टी में भी गए, वहां पर कैबिनेट मिनिस्टर रहे। लेकिन अब ये चुगबुगाहट तेज हो गई है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो पुराने दिग्गज नेता थे उनको वापस लाने में जुट गई है, कोशिश कर रही है और उनको अब पुराने लोगों को लेने में कोई ऐतराज नहीं है। चुगबुगाहट ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव समाप्त होने से पहले बसपा का दामन थाम सकते हैं। ये कितना ये भी एक बड़ी प्रयोगशाला होगी और ये भी देखना होगा कि क्या इस प्रयोग से कोई नया समीकरण उभर करके आता है या नहीं। यस जी प्रदीप जी, आपने हर एक पहलू की बात की है, हर एक सीट को लेकर आपने सियासी समीकरण समझाने बताने की कोशिश की है। लेकिन आप दर्शकों को यह भी बताएं कि 2019 के अपेक्षाकृत आज इन सीटों पर माहौल कितना बदला हुआ है और 2019 में इन 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी के खाते में कितनी सीटें आई थी, बीजेपी के खाते में कितनी सीटें आई थी, संक्षिप्त में। आपने देखिए ये गढ़ है, यादव लैंड है, रुहेलखंड भी इसमें आता है, ब्रज क्षेत्र भी इसमें आता है, लेकिन इसको यादव लैंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने गढ़ में पिछली बार टेंट लगा दी थी, जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि इटावा में भी टेंट लगा दी थी। अब मात्र 2 सीटें यहाँ इस तीसरे चरण के चुनाव में 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पास में है और 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास में है। तो भारतीय जनता पार्टी की चुनौती है कि वो इन सीटों को कैसे रिटेन करे और उन 2 सीटों पर भी अपना दावा मजबूत करे। तो वही समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि यादव लैंड में अपनी एक बार फिर से पकड़ को मजबूत किया जाए। अब कौन होगा, किसके सीट सजेगा ताज, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। ठीक है प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें और जुड़े रहें MH1 न्यूज के साथ।